नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सवाल लाख टके का, जिसमें हमारा पूरा फोकस अपने दर्शकों के सवालों के जवाब पर होता है। दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट जुड़ते हैं, आपकी जो शंकाएं जो दुविधाएं होती हैं उसको दूर किया जाता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, शो के माध्यम से। अब सबसे पहले शुरुआत हम लोग मार्केट से ही करते हैं, क्योंकि देखिए जब हम लोग छोड़ के गए थे करीब 12:30 बजे के आसपास, 11:30 के आसपास, तो करीब मार्केट जो था वो 24,500 के ऊपर बना हुआ था। अब क्या स्थितियां देखने को मिल रही है आपके सामने रखते हैं यहाँ पर। और निफ्टी में भी अगर आप यहाँ पर देखें तो वही एक हल्की बढ़त जो है साफ तौर पे देखने को मिली, एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और 24,500 के ऊपर जो है वो निफ्टी बना हुआ है। यहाँ पर 531 के आसपास के भाव दिख रहे हैं आपको। और खासतौर पर निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है और इस स्ट्रेंथ में जो है 3 दिग्गजों की बड़ी भूमिका है। कौन से हैं 3 दिग्गज? जिसमें HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। ये तमाम स्टॉक्स जो हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म जो है आज के दिन में यहाँ पर दिखाया है। खासतौर पर जो छोटे मंझूले बैंक है उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही शानदार रही है यहाँ पे। लेकिन अगर आप पूरे निफ्टी 500 की दुनिया की बात करें यहाँ पर, जो पूरा एक तरीके से यूनिवर्स दिखाता है यहाँ पर, तो वहाँ पर आप देखें तो काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पे जो ब्रेथ है वो थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर जो है दबाव दिखा रही है, लेकिन उसके बावजूद चुनिंदा शेयरों में एक बहुत अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप टॉप गेनर्स की बात करें तो देखिए ट्रेंड जो है पिछले कुछ दिनों में लगातार हम लोग देख रहे हैं, ट्रेंड में एक बड़ी तेज़ी जो है वो बनती है, वापस कमबैक करता हुआ दिख रहा है। बजाज फाइनेंस की बात करें, यहाँ पर भी जो है बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। आईसीआईसी बैंक के बारे में मैंने आपको पहले बताया, कल जिस तरीके से रनअप देखने को मिला था उससे भी एक अच्छी तेज़ी जो है आज भी आईसीआईसी बैंक में बनी हुई है। यहाँ पे अडानी पोर्ट्स, यहाँ पर पोर्ट्स को लेकर जो बिजनेस है उसका काफ़ी मजबूत है यहाँ पे कंपनी का, तो वहाँ पर तेज़ी है। एचडीएफसी बैंक कल नतीजों पर पूरे तरीके से रिएक्शन नहीं आया था, तो आज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक नतीजों पर अपना खुलकर रिएक्शन जो है वो दे रहे हैं। एससीएल टेक के नतीजे हैं आज, उससे पहले एक हल्की तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक में। एक्सिस बैंक जो है, क्योंकि अब इस हफ्ते इसके भी नतीजे आते हुए दिखेंगे, हफ्ते के आखिरी में रिलायंस के भी नतीजे हैं यहाँ पर, तो उससे बिना पर जो बड़े बड़े जो है यहाँ पे कंपनियां, दिग्गज ब्लू चिप कंपनियां हैं वो रडार पर हैं और एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। एशियन पेंट्स आपके सामने है, करीब 1% की तेज़ी है। बजाज फाइनेंस में तेज़ी है। तो ये जो है टॉप गेनर्स के तौर पे उभरे हैं। टॉप लूजर्स कौन से हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं कि लूजर्स बन के कौन से स्टॉक जो हैं वो उभरे हैं, ताकि आपको पता चल सके ओवर जो एडवांस और डिक्लाइन रेशियो में कौन से जो हैं यहाँ पर खलनायक के तौर पर उभरे हैं। तो SBI लाइफ जो है निफ्टी 50 में देखें तो एक बड़ा लूजर बन के उभरा है, करीब 4% के आसपास की गिरावट है। डॉक्टर रेड्डीज हो गए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, तो ये तमाम स्टॉक्स, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स हो गए जिनमें पिटाई चल रही है। और रिलायंस का भी देखिए बहुत साथ मिल नहीं रहा, आज करीब 1/4 की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अब ये आपके सामने हमने देखिए मिड कैप पे रख दिए नतीजे। LIC हाउसिंग के बहुत ही शानदार आए, रिटर्न ऑन एसेट जो है वो बहुत बढ़िया आया है यहाँ पर, तो उसका असर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मनापुरम फाइनेंस, जैसे मैं आपको बता भी रहा था, फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस के जो स्टॉक्स हैं उनमें एक बड़ी बढ़त बनती हुई दिख रही है यहाँ पे। फोर्टिस हेल्थ केयर है, जुबिलेंट फूड वर्क्स है, यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, ये तमाम शेयर जो हैं एक अच्छा रनअप दिखा रहे हैं यहाँ पर। टाटा एलेक्सी आज इसके नतीजे आते हुए दिखेंगे, इंतज़ार है हमें, जैसे आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे जो भी नतीजे आएंगे। वरुण बेवरेज बहुत समय से ठंडा था, गेल की खूब पिटाई हुई यहाँ पर, जिस तरीके से युद्ध की खबरें बढ़ती हुई दिखी, गेल की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई, काफ़ी लोअर भाव पर आ गया यहाँ पे। और अगर स्मॉल कैप के गेनर्स की बात करें तो विष्णु केमिकल से लेकर देखिए 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जो यहाँ पे स्टॉक है उसमें एक तेज़ी है यहाँ पे, और टेनफैक इंडस्ट्रीज जो है, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। V2 रिटेल और ग्रेफाइट इंडिया और फोर्टिस हेल्थ केयर। अब इसी बीच हम लोग आगे बढ़ते हैं और VLA अम्बाला मैम जो है वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। Most welcome and thank you so much for having me here, Sri. Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। सबसे पहले मैम क्योंकि अब जो है बाज़ार बड़े नतीजों का इंतज़ार तो कर ही रहा है यहाँ पे, लेकिन जो बड़ी खबर है, क्योंकि आज जो है वो कायदे से कहें तो डेडलाइन ख़त्म हो रही है रात को। कल ही हालांकि जो है अमेरिका के हिसाब से वो तमाम चीज़ें जो है अगला एक्शन क्या होगा वो देखने को मिलेगा, लेकिन मैम फिलहाल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है यहाँ पर। अब अमेरिका और ईरान के बीच में जो है बातचीत को लेकर सस्पेंस है, क्योंकि अमेरिका ने तो ये बोल दिया कि भाई JD वेंस जो है वो बातचीत करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो पीस टॉक है उसमें ईरान ने साफ तौर पे क्लैरिटी दी है
कि भाई हम लोग अभी बातचीत नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि जब तक अमेरिकी नाकाबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं हटेगी तब तक हम लोग अगली जो बातचीत है उसके लिए हम लोग आगे नहीं आएंगे। यहाँ पर IRGC की तरफ से भी यहाँ पे कहा गया कि भाई हम लोग लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट जानकारी जो निकल कर आ रही है, ट्रम्प ने साफ तौर पे कहा कि हम लोग बम बरसाएंगे यहाँ पर। जो जिस तरीके से जिस लहजे के लिए वो जाने जाते हैं उसी लहजे का जो है तरीका, उसी तलखी के हिसाब से वो बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग बम बरसाएंगे अगर ये डील, ये बातचीत नहीं होती है। तो आज मतलब कायदे से 22 अप्रैल जो है अगर आप देखें तो वो खत्म होने जा रही है डेडलाइन। इस लिहाज से आज की रात काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और अगला जो दिन है उसी के हिसाब से बाजार जो है वो हल्का बिल्कुल उसके ऊपर रिएक्ट करता दिखेगा। क्या डेडलाइन बढ़ेगी या क्या होगा वो हम लोग समझेंगे जिस हिसाब से आएगा। लेकिन आप इन सबके बीच में कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को? देखिए, अपनी लॉन्ग पोजीशंस को आप आराम से कैरी करो। यस, छोटे समय के लिए ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेलिंग्स का ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस का ध्यान में रखिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन बिटवीन एक्शन एंड स्टेटमेंट। दोनों में जहां पर सिर्फ बातें हो रही है, ये समय टाइम बाय करने वाला चीज है और इसको, ये बातों वाला सिलसिला मार्केट ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है। फर्दर अगर कोई एक्शन होगा तो जाकर के हम कोई गिरावट की बात कर रहे हैं, नहीं तो कोई गिरावट अभी फिलहाल नहीं है। आप जो भी आपके लॉन्ग ट्रेड्स हैं, अगर हाँ आपके स्टॉक जिनमें आप इन्वेस्टेड हैं, आपके स्टॉक 30-35% एक महीने, 10 दिन, 15 दिन में चले तो वहां बिल्कुल बिना किसी पूछताछ के एक्चुअली वहां पर आप जरूर प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। लेकिन जहां पर आपने बॉटम बाइंग की है तो वहां पर आप अभी भी बने रहो। नंबर 2, मार्केट को लेकर के जो हम इंडाइसिस को जो डिस्कशन करते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड मिड कैप निफ्टी, इन सभी में आपको एक स्टॉप लॉस लेवल में दे देती हूँ और ये अगर ब्रीच हो तो ही अपने लॉन्ग्स को छोड़े, अदरवाइज रहने दीजिएगा। तो और ये आपको मतलब जिसका जो उस दिन का लो है मैं डे बता देती हूँ, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले लें। और ये लो लेवल्स हैं, डेट बता रही हूँ 15 अप्रैल के जो लो पॉइंट है वही आप इन चारों इंडाइसेस पे अपना स्टॉप लॉस के तौर पर कंसीडर करिए। इट गोना बी लाइक वेरी करेगा, 1% से 2.5% के ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं है किसी भी इंडेक्स से। तो आप ये स्टॉप लॉस 15 तारीख का जो लो है 15 अप्रैल का, मिड ऑफ दिस ईयर अ मंथ, आप इसको ही अपना स्टॉप लॉस कंसीडर करें और बाकी अपने लॉन्ग को एज इट इज कैरी करिए। यस, इंडिया विक्स को अगर आप कंसीडर करोगे और जो कि ये दिखाता है कि वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन है या नहीं, सो लेट मी टेल यू, यस्टरडे इट वाज अप बाय 8%, मोर देन 8, एंड टुडे इट इज डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली 5.5%, 5.5% अभी डाउन है। एंड फर्दर भी जो यहाँ से मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज है डाउन साइड की ही है। तो मतलब ऐसे बोल सकती हूँ मैं कि इंडिया विक्स आपका 16, 16.5 आ रहा है। तो जो वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी तब, अगर आपको मैं कैसे समझाऊं, ये पेपर पे नहीं होती है चीजें, ये आपको समझनी पड़ती है, ये पेपर पे कहीं नहीं है। तो अगर कुछ लिटरली बड़ा होने वाला होता है ना तो वो वोलेटिलिटी इंडेक्स में जरूर दिख जाता है। तो इन माय ओपिनियन बातें होंगी, उस तरह का कुछ बड़ा नहीं निकल के आ रहा है। और ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात है जिसमें कि ईरान ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है, बिकॉज उसके पास अब खोने के लिए ऐसा कुछ नहीं बचा है। इनफैक्ट विद दिस वॉर दे हैव अर्न्ड द स्टेट, क्या बोलते हैं उसको, लेवल, कि ये एक मजबूत कंट्री है, डिफेंड करती है अपने आप को। पास्ट हिस्ट्री जो है सो है, बट करंट वापस से वो रिपीट हुआ है दैट दे आर डिफेंडिंग टू देयर कंट्रीज ऑनर एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं इस बीच में अमेरिका की जो साख है वो कम हुई है, उसका जो स्टेट, अब साख में सब कुछ इंक्लूड हो गया, वो कम हुई है। एंड आप एक चीज और ध्यान से याद करिए, जहां तक मैं न्यूज को ट्रैक कर पाई, यूएई जैसी मतलब रीजन में डॉलर, पेट्रो डॉलर को एक चैलेंज फ्यूचर में आ सकता है। एंड इफ दैट हैपेंस, ये अमेरिका या फिर डॉलर के लिए एक नेगेटिव बात होने वाली है। सो जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं जो एक डोमिनेंस था, सारी बात मिलकर के यहाँ पर आती है। इस कोर को समझे, सारी बात मिलकर के यहाँ पर आ जाती है कि आज की डेट में मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटी इज क्रूड, स्टिल क्रूड ही है, उसको डोमिनेंस करता है डॉलर। और अगर ये होता है तो डॉलर की साख कम होगी एंड कमोडिटी के लिए फर्दर जो कंट्रीज हैं, हो सकता है कि अपने अपने रीजन में कुछ ना कुछ जो भी होगा, बट काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हमको देखने के लिए मिल सकता है। अपकमिंग मैक्रो फैक्टर है, बहुत बड़ा मैक्रो फैक्टर है ये, डिकेड्स में एक बार या सेंचुरीज में, डिकेड्स में सॉरी, 1-2 बार ही होता है
मल्टी डिकेट्स में एक या दो बार ऐसी सिचुएशन आती है। तो ये जब होगा तो वर्ल्ड के लिए ही बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो अब इतनी बड़ी चीज के लिए हम ये नहीं कर सकते कि हम आज मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्टमेंट नहीं करें। वो सब चलता रहेगा और आपकी मार्केट भी ऊपर की तरफ चलती रहेगी। सो व्हेन यू आर इन्वेस्टर, डोंट उतना मत डरो कि अपॉर्चुनिटी मिस करते रहो। तो फोमो एक समय तक ठीक है, एक समय के बाद नहीं। एंड दिस इज द टाइम वेयर यू शुड गेट इन्वेस्टेड इन द मार्केट बाय अप टू 70% ऑफ योर फ्रेश इन्वेस्टमेंट। अगर आप प्लान कर रहे हो अप टू 70 हो जाना चाहिए, अब भी लेट नहीं है। एंड रिमेनिंग 30 को बचा के रखो। मौका मिला तो प्रॉफिट पिरामिडिंग, मौका मिला तो एवरेजिंग, जैसा भी होगा, लेकिन 70% तो इन्वेस्टमेंट हो ही जाने चाहिए, अब भी लेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैम ने अच्छे से क्लैरिटी दी और दर्शकों को हम लोग बताते, देखिए मैम की बातों का लबलो एक तो ये कि घबराना नहीं है, लॉन्ग रहना है यहाँ पर, ये चीज़। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपने पेट्रो डॉलर की बात करी, तो इस तरह की खबरें भी आई कि हमारे आरबीआई की तरफ से भी यहाँ पर जो तमाम ओएमसीज़ हैं, यहाँ पर रिफाइनरीज़ हैं, बेसिकली स्टेट ऑयल रिफाइनरीज जो है, उनको कहा गया कि भाई आप डॉलर खुले मार्केट में क्यों खरीदते हो, आप हमसे खरीदो यहाँ पर, ताकि स्टेबिलिटी रुपये को और मिल सके यहाँ पर। तो वो उस तरह की खबरें भी हैं यहाँ पर। लगातार आरबीआई बनी हुई है रुपये की स्ट्रेंथन को करने के लिए यहाँ पर। अब हमारे साथ जो एक दर्शक जुड़ गई है, उसके बाद मैं आऊँगा मैम आपके पास, थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रगति सिंह जो हैं वो जुड़ गई हैं। प्रगति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कहाँ से बोल रहे हैं मैम? मैं गोरखपुर से बात कर रही हूँ। देहरादून से? नहीं, गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर से बात कर रही हैं मैम आप। अच्छा जी, प्रगति जी बताइए, किस तरह के पोर्टफोलियो में प्रगति है आपकी? फिलहाल तो कुछ दिनों से अच्छा ही है, बट मेरा सवाल एक्चुअली मैम से किर्लोस्कर और डेटा पैटर्न के लिए है। मैं किसी एक में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, दोनों मैम की कॉल है। तो अगर मैं 20,000 तक अप्रॉक्स इन्वेस्ट करना चाहती हूँ फॉर 3 to 4 मंथ, तो कौन सा बेहतर होगा मेरे लिए? तो यहाँ पर जो है किर्लोस्कर ब्रदर्स और डाटा पैटर्न 3 से 4 महीने के लिए 20,000 रुपये किस में निवेश करें? मैम दोनों में से क्या करें यहाँ पर? जल्दी चलेगा किर्लोस्कर, अब क्योंकि आपने समय बहुत कम दिया है। इन्वेस्टमेंट बोलते तो शायद मैं डेटा पैटर्न का नाम लेती, बट बिकॉज आप शॉर्ट टर्म ट्रेड बोल रहे हैं तो किर्लोस्कर ब्रदर्स। ठीक है, यानी कि जल्दी चलेगा किर्लोस्कर और लंबा चलेगा डाटा पैटर्न मैम, ऐसा? लंबा दोनों चलेंगे। हाँ। जल्दी चलेगा किर्लोस्कर ब्रदर, दोनों ही लंबे चलेंगे, बट जल्दी परसेंटेज वाइज किर्लोस्कर। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई। यहाँ पे प्रगति जी को जो सवाल था उनका मैम ने यहाँ पर जवाब दे दिया। अब मैम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि 24,000 बेसिकली यहाँ पर जो है 500 के ऊपर बाजार आके टिक गया है। अब आगे के हिसाब से, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई अगली जो रुकावट है वो 24,800 के आसपास है, तो क्या 24,800 के एक लेवल है जो रेजिस्टेंस बनेंगे, या फिर इसको भी पार करते हुए 25,000 का रास्ता साफ हो जाएगा? 24,950 दैट इज समथिंग आई कुड सी ऑन चार्ट। तो अभी उसकी तरफ तैयारी है। 25 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 24,950 तक तो हम लोग जा रहे हैं। और इस बीच में प्राइस की एक चाल होती है ना, फंडामेंटल्स को प्राइस की एक हमेशा से एक नेचर रहा है, रहेगा भी आगे भी। तो वो पहले रिएक्ट करता है, कुछ भी अगर होने वाला होता है तो पहले ही रिएक्ट करता है। एंड जो भी खराब हो सकता है उस पर रिएक्ट करके जल्दी शांत हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी वही चाल पकड़ने की कोशिश करता है जो उसका मेजर ट्रेंड है। सो हमारी मार्केट का मेजर ट्रेंड है अप ट्रेंड। और ये जो मैक्रो फैक्टर हो रहे हैं, इसमें हमारी खुद की गलती नहीं है। जितना इम्पैक्ट हमारे ऊपर, खुद की मतलब इंडियन इकोनॉमी, जितना इम्पैक्ट हमारे ऊपर उतना सबके ऊपर वैसा है। तो इट इज लाइक कि अगर मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट देती हूँ आपको, अगर करेंसी सुधरना शुरू हो जाए, या फिर हमारी करेंसी सुधरे भी ना, लेकिन डॉलर अगर डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो भी ठीक ठाक चीजें हो जाएंगी। क्योंकि ज्यादातर जो मेजर जो बॉन्ड यील्ड जो बढ़ रही है, वो 3-4 मेजर कंट्रीज में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी फिर। सो कहने का मतलब ये है कि अभी के लिए आपको अप ट्रेंड की ही दिशा को चेस करना चाहिए, अपसाइड की मूव को चेस करो। और अगला जो टारगेट है वो 680 है, 24,680 है। देन फिर सीधा आपका 24,950 का है इन दिस मंथ अप्रैल सीरीज पे। 25 के ऊपर एक नई बातें होंगी, और वही बात फिर कि 25,500 सस्टेन हो गए तो प्रॉफिट पिरामिडिंग में पोजीशन कंप्लीट कर लेंगे। बट 25,500 इज गोना बी लाइक कि इस बीच में जो भी डेवलपमेंट्स वॉर एंड पर होनी होंगी, वॉर साइड पर होनी होगी, वो चीजें उस बीच में और क्लैरिटी से मिल जाएगी। तो अगर ये चीजें यही थम गई, मुझे फिर से वो स्टेटमेंट याद आ रहा है हर्षी,
कि अगर ये वॉर यहीं पर एस्केलेट नहीं होती है, इंटेंसिफाई नहीं होते हैं, तो यही बॉटम है। और वो समय था 22,625 समथिंग, 22,500, 600-700 ये रेंज था वो सेकेंड डे ऑफ दैट मार्केट। तो अभी भी आप अपसाइड के ट्रेड को कंटिन्यू करिए, चाहे वॉर आप ऐसे समझो कि अगर एस्केलेशन भी हो रहा है फॉर दैट मैटर, तो भी आपका इतना तो आ ही रहा है। 26-27 अगर एस्केलेशन नहीं होते हैं तो ये भाव है। अच्छा, मतलब एस्केलेशन अगर नहीं होते तो मैम 26-27 के भाव दिख जाएंगे? यस, क्योंकि मार्केट, यस। कब तक मैम? टाइम लगेगा। हो सकता है कि दिसंबर पूरा लग जाए, बट टाइम लगे, बट आ जाएगा। इट चलिए, डिपेंड, देखिए। हाँ, यस, अभी फौरी के हिसाब से यहाँ पे देखें तो आप ये मान के चले कि 25,900 तो आ ही रहे हैं यहाँ पर। फिर जो है हो सकता है कि 25,500 तक जाते जाते यहाँ पर जो है वापस एक हल्का सा यहाँ पे स्थिति जो है डाउनफॉल की तरफ देखने को मिले, इफ इट इज बीइंग इंटेंसिफाइड। इफ इट इज इंटेंसिफाइड। ठीक है मैम, ये आपने यहाँ पे क्लैरिटी दे दिया। इसी बीच हमारे एक प्राइम मेंबर भी बन गए निशी धनराज जी, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक सवाल हम लोग लेते हैं क्योंकि ये जो शो है वो सवाल बेस काफ़ी ज़्यादा है। अब एक कह रहे हैं हमारे प्राइम मेंबर, थर्मेक्स और जेके बैंक पर व्यू क्या होगा? इट इज़ इन माई पोर्टफोलियो, नो वन इज़ रिप्लाइंग। तो हम लोग चलिए आपको रिप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। आपका जो आंसर मीटू सरीन जी कह रहे हैं मैम, एक तो थर्मेक्स और जेके बैंक। ओके, जेके बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक। बैंक, ओके, बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक जी। ठीक 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 ठीक। जेएनके बैंक में तो कल ही टारगेट आया था कुछ, शायद मैं बता दूंगी क्या था, तो शायद आपके पास है वो जेएनके। यस, और थर्मेक्स के लिए पहले डिस्क्लोजर। सबसे पहले थर्मेक्स हमारे स्मॉल केस मॉडल पोर्टफोलियो में है एट द प्राइस ऑफ 2900, और अभी तक भी है। हो सकता है कि आज या कल में बेस्ड ऑन द प्राइस चार्ट मैं उसमें रीबैलेंसिंग सजेस्ट करूं। हो सकता है कि हम उसको आधा बुक करें या पूरा बुक करें, इसकी जगह कोई दूसरा स्टॉक ले, या फिर ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं, डिपेंड करेगा। सो ये एक्टिविटी फ्यूचर में अगले 1-2 दिन में हो सकती है, और पहले से हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है थर्मेक्स, तो इसलिए डिस्क्लोजर दे दिया है, स्टिल इज इन द पोर्टफोलियो। नाउ मेरा व्यू, अगर आप ट्रेडर के हिसाब से देखें तो 1-2 दिन के व्यू पर हम को ना ऑब्जर्व कि क्या ये 4300 के ऊपर वापस ब्रेकआउट करके सस्टेन हो रहा है। इफ दैट द केस तो हम यहाँ पर 4600, 4600, 4750, 5000 ये टारगेट अभी एज एन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर इसने ब्रेकडाउन कर दिया 3900 का, देन फिर इसमें थोड़ा बहुत शांति आएगी, वो शांति 3500 तक भी आ सकती है। उसके बाद दोबारा री एंट्रीज देखी जा सकती है। सो इफ अब आपको ये समझना है कि आपको डिसीजन अब इस हिसाब से क्या लेना है। क्या आप ब्रेकआउट का वेट करोगे, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन आज की डेट में पॉसिबल है। एंड लेट मी टेल यू, ये स्टॉक ऑलरेडी पिछले 1 महीने के अप्रोक्सीमेट में 4 हफ्ते के अंदर अप्रोक्सीमेट 45% चल चुका है। तो प्रॉफिट बुकिंग इज द कॉमन नेचर, लेकिन स्टॉक में क्योंकि दम है इसलिए चल सकता है और भी। तो मैंने डिस्क्लोजर अच्छे से इसलिए एक्सप्लेन कर दे बिकॉज वी आर इन, ठीक है। दूसरा, अब आपको डिसीजन लेना है। अगर आप इन्वेस्टर की तरह पूछे तो 5500 अगला टारगेट है, बीच में कहीं नहीं। ये जो भी छोटे टारगेट थे वो स्विंग के है। बाकी आपने पूछा है जेएनके बैंक विच इज 135 एज ऑफ नाउ। यस, 130 का इसका टारगेट था, 130 का टारगेट था। एंड जेएनके बैंक आपके मतलब हर विपुल जी के शोज में मेरे ख्याल से 105 और 110 के रेंज पर रिकमेंड किया गया था विद द टारगेट्स ऑफ 130 व्हिच इज अचीव्ड, व्हिच गॉट अचीव्ड यस्टरडे। नाउ फर्दर, और ये भी काइंड ऑफ 22% था हर्ष जी। तो पहला टारगेट आया है, स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो बुक करो। बाकी अगर आप पूछे कि क्या मैं इसको आज बाय, मान लो कि मैंने आज बाय किया होता तो क्या मैं इसको होल्ड करती? हाँ, अभी भी इसमें फर्दर अपसाइड बाकी है विच मे लीड दिस स्टॉक टू अनदर 145 और 160 टारगेट। तो अगर आप है, ट्रेलिंग कर लीजिए, और ट्रेलिंग का भाव आपका 125 का होना चाहिए। ठीक है मैम। एक हमारे प्राइम मेंबर है मुकेश जी, कह रहे हैं जय हिंद सर। तो जय हिंद सर आपको भी। कह रहे हैं BLS इंटरनेशनल में इन्होंने जो है 1000 शेयर ले रखे हैं 340 के भाव पर। KRR रेल जो है इन्होंने करीब करीब जो है 2000 शेयर ले रखे 42 के भाव पर। कह रहे हैं मैम दिसंबर तक होल्ड कर सकता हूँ, प्लीज सजेस्ट कीजिए। KRR रेल एंड BLS इंटरनेशनल दिसंबर, ठीक है, दोनों ही होल्ड कर सकते हैं आप।
BLS का टारगेट मेरी नजर में 400 है, 295 चल रहा है अभी, दिसंबर पूछा है तो इसलिए बीच में कहीं प्रॉफिट बुकिंग में सीधा 400 पॉसिबल है। एंड KRR इन्होंने कितने पर लिया है कुछ पूछा है, ऐसा तो नहीं बताया ना, तो 55 से 75 के टारगेट्स तो इसमें दिख सकते हैं, लेकिन बहुत वॉलेटाइल है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत बड़े टारगेट की बात हो रही है यहाँ पर, इट्स लाइक 2x। तो यहाँ पे जो कि मैम की तरफ से पे क्लैरिटी आ गई, बहुत सारे दर्शकों के लगातार सवाल जो हैं वो बने हुए हैं यहाँ पर, और हम लोग ये देख ही रहे हैं यहाँ पर। अब BLS इंटरनेशनल को लेके भी सलाह आ गई। एक और जो हमारे दर्शक हैं ममता सिंह जी करें, गुड आफ्टरनून सर। ग्रेफाइट 32 शेयर्स हैं 603 के भाव पर, प्रॉफिट बुक कर लूँ या फिर वेट करूँ? थैंक यू इन एडवांस यहाँ पर। ओके, ग्रेफाइट कितने के भाव पर है मैम? 603 के भाव पर इनके पास। वाह, गुड हेल्पफुल। ठीक है, बुक मत करो, बट मोर पॉसिबल 680 का SL ट्रेलिंग लगाइए। एनीवेज यू विल बी इन प्रॉफिट लाइक 15% एटलीस्ट, बट यू शुड वेट फॉर द टारगेट्स ऑफ 810 एंड अप्रोक्सीमेटली 930। अब टारगेट्स उठ के डरना नहीं है, बट उतनी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। इनफैक्ट इफ समवन वांट्स टू ट्राई दिस स्टॉक एट दिस प्राइस आल्सो, तो उछल जाएंगे खुशी के मारे। 930 के टारगेट दे रहे हैं ना हर्षी? हाँ, यस, बट हर्षी प्रॉफिट देख के लोग डरते हैं। बहुत मैसेज इसलिए आते हैं, मैडम इतना प्रॉफिट हो रहा है क्या करूं, मैडम 15% मिल रहा है 7 दिन में क्या करूं, ऐसे मैसेज आते हैं। रुक जाओ भाई, जहां मौका है, जहां पे रख सकते हैं वहां पे रुकना चाहिए, तब ज्यादा और बन सकता है। तो वैसा ही है इसमें। तो मुझे ज्यादा मैसेज ऐसे आते हैं, मैडम ये ट्रेड दिया था आपने, इसका इतना प्रॉफिट हो गया, टारगेट बताइए। क्योंकि ज्यादातर जब मैं आपसे चर्चा करता हूँ और शो के दौरान 20, 25, 30 स्टॉक्स हो जाते हैं चर्चा के दौरान, उसमें से ज्यादातर स्टॉक्स मतलब जो होते हैं 50% से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में रहते हैं मैम। तो क्या नहीं, मतलब ज्यादातर तो जिस भी बात होती है मैम, ज्यादातर आप कहते हैं कि ये मेरे पोर्टफोलियो में है। मॉडल स्मॉल केस मेरे पर्सनल में लिमिटेड स्टॉक्स है, जैसे आता है तो मैं बताती हूँ, मेरे पर्सनल पे है, मेंबर्स के पास हो सकते हैं, मेंबर्स के पास। चलिए, आपके पर्सनल में भी मैम जो आप बात करते हैं, तो मैम क्या मतलब आने वाले दिनों में जैसे सुनील सिंघानिया हैं, मुकुल अग्रवाल हैं, बड़े वैसा स्थिति देखने को मतलब मिल सकती है क्या? नहीं मैम, नहीं, मैं बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले रही हूँ। मैं चलो छोटा सा मुझे आपने मौका दिया है तो मैं मेरी जर्नी शेयर करती हूँ, छोटी सी। मेरा इन्वेस्टर नेचर क्या है, मैंने कोशिश की कुछ दूसरे के जैसे बनने की जी, राइट। मैंने कुछ समय कोशिश की कि जैसे दूसरे लोग बोलते हैं कि चलो बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म उठा के रख लो और ये चल जाएगा, मैंने वो बात जब बनने की कोशिश की ना तो मुझसे हुआ नहीं। मुझे चाहिए दोनों चीज एक साथ, आपका वैल्यू इन्वेस्टमेंट और आपकी बाइंग सस्ता पाए भी, यानी टेक्निकल और फंडामेंटल जब दोनों एक तरफ इशारे किए तो मुझे समझ में आया कि ये है जो मुझे पर्सनली सूट करता है। और मेरे स्टॉक में मैं 4 या 5 स्टॉक लेकर के मैं काम नहीं कर सकती, मुझे 15 से 25 स्टॉक मेरा नेचर है कि इतना रहे तो मैं रिस्क मैनेज अच्छे से कर सकती हूँ। और तो दैट सूट्स मी, वो मुझे सुटेबल हुआ मेरे लिए। और कुछ लोगों का होता है कि 5-10 स्टॉक में वो पकड़ के बैठे रहते हैं 4-5 साल ना। मैं कुछ और चेज कर रही हूँ मार्केट में, इसीलिए हर 2-3 महीने में स्टॉक कभी कभी बदल जाते हैं, तो ये एक रीजन हो सकता है। आपकी जर्नी मैम जिस तरह आपने बताई बड़ी दिलचस्प है, और जिस चीज़ों को आप वेट करती हैं लपकने की, तो चलिए भगवान आपको और शक्ति दे और ज़्यादा सूझबूझ दे ताकि और बेहतर फैसले ले सकें आप। मैम थैंक यू सो मच जी। तो ग्रेफाइट में अच्छे टारगेट्स आ सकते हैं, होल्ड कर जाइए, किसी को फ्रेश बाय करना है तो भी कर सकते हैं, वो कंक्लूड यहाँ पे करना है। 735 वगैरह पे चल रहा है अभी, 680 का स्टॉप लॉस एक छोटा स्टॉप लॉस है, मेंटेन करना चाहिए, करके भी चलो। और 810 से लेकर के 930 के टारगेट है जो आपको आने चाहिए, आ जाएंगे एक्चुअली, रखो इसको। ठीक है, रखने की यहाँ पे सलाह दी जा रही है। एक निशी यहाँ पे जो हमारे दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि प्रेम को के ऊपर प्लीज कुछ बताइए। अब कि सर क्या बताएं, कौन से लेवल से, थोड़ा सा अगर आप और शेयर करते तो और बेहतर होता है। लेकिन प्रेम को ग्लोबल की बात कर रहे हैं, आई थिंक मैम ये 417 के आसपास है ये, आप कैसे देख रहे हैं शेयर को? अभी लिस्टिंग है वही ना जी, कुछ समय पहले आई थिंक लिस्ट हुआ है मैम, ये परसों कल तो ठीक है। आईपीओ की एक ही स्ट्रैटेजी है, देखिए मतलब जो मोस्ट लिस्टेड डीमर्ज वाली भी क्यों ना हो, कैसे भी लिस्ट अगर कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर प्राइस पर पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे आई, थ्रू आईपीओ, थ्रू डीमर्जर, वैल्यू लिस्टिंग, जो भी है, कोई भी रीजन क्यों ना हो, वहां से 10% से ज्यादा का रिस्क मत लीजिए। इससे आपको हमेशा एज मिलेगा, ये मैं मेरे पूरे अनुभव से बता रही हूँ। मतलब अगर आपने ये किया ना, तो क्योंकि आपने हर चीज पे 10% का ही रिस्क लिया, कुछ चीजें
10% जाएगी, कुछ चीजें 50, कुछ 100 ऐसे जाएगी। तो अगर आप ये करते हैं, यू आर क्रिएटिंग एन एज टू योर से, आप अपने लिए एक सेफ्टी नेट हमेशा बना लेंगे। अब इस चीज को 2-3 बार सुनोगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी लोग देख रहे हैं, रिवाइंड करके स्पोर्ट को एनालाइज करने की कोशिश करना, यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग। रही बात कि इसमें आपका अभी फिलहाल आपकी है बाइंग, तो आप इसमें 420 के प्राइस पर इसका आया था प्राइस पर, तो 400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना तो इट्स लाइक कॉमन। उतना 5% का रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं। तो रही बात पॉसिबली अपसाइड के लिए, अगर जब आप इतना रिस्क ले रहे हो तो पॉसिबली अपसाइड आपके लिए 435 और 450 की होती है, दैट यू कैन चेज। ठीक है। यहाँ पे एक दर्शक जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, तरुण जी हैं जोधपुर से। सर बहुत बहुत स्वागत है तरुण जी आपका। नमस्कार अंबाला मैम को। नमस्कार, हम बहुत बड़े फैन हैं अंबाला मैम के, रोज उनका प्रोग्राम देखते हैं। अरे वाह, यहाँ पे अंबाला मैम की फैन जो लिस्ट है वो लगातार बढ़ रही है। सर आपका सवाल क्या है, किन स्टॉक के ऊपर है और वहाँ पे मूड माहौल कैसा है? टेम्परेचर में कैसे 40-42 के आसपास तो होगा अभी? बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा। अभी तो बढ़ना है, बाकी है बढ़ना बाकी जी। स्टॉक सर क्या आपका क्वेश्चन है? हाँ सर, एंजल वन है मेरे पास 280 से 280 के भाव पे, और ट्रू हेल्थ बायो एनर्जी 100 शेयर है 472 के भाव पे। इसमें क्या रुझान है मैम का, थोड़ा जानना था। एक तो एंजल वन है और दूसरा स्टॉक का नाम क्या बताया आपने सर? Salt। ठीक है मैम, क्या सलाह रहेगी आपकी? दूसरा मुझे अभी भी समझ में ना, इज इट मॉइल? मुझे भी मॉइल ही सुनाई दिया है। ऑयल या मॉइल? मुझे ट्रू हेल्थ बायो एनर्जी। तरुण जी थोड़ा सा और तेज बोलिए प्लीज, आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं आ रही सर। सर ट्रू हेल्थ करके है, ट्रू हेल्थ। टूवर्ड आप चेक कर लीजिए हर्षी, मुझे समझ में नहीं आया अभी भी। वेल मीनवाइल लेट्स टॉक अबाउट एंजल वन। एंजल वन में आपको फिलहाल है प्रॉफिट एंड अपसाइड। यहाँ से आप एक ट्रेलिंग जरूर लगा लीजिए 310 का। 310 अभी 322 पर है, 310 छूटे तो छोड़ दीजिए ट्रेड को, अदरवाइज नहीं। और एंजल वन मोस्ट रिसेंट रिकमेंडेशन में हमारे मेंबर्स के पास है, नॉट इन माय पोर्टफोलियो, और वहां पर 232 रुपए के भाव पर इनको रिकमेंड किया गया था। 250 सब तक के टारगेट थे, उसके बाद रिवाइज किया कि और जाएगा 320 तक, तो आप इसको और होल्ड करो। वो सारा अपडेट होने के बाद आज 322 आ चुका है एक्चुअली, और ये अपडेटेड टारगेट्स भी हमको मिल गए हैं। अब फर्दर डिप आएगा हम फिर खरीदेंगे, एज बेरिश नहीं हो, लेकिन फर्दर डिप आएगा तो हम खरीदेंगे। और मेरे लिए नजर में जो बाइंग रेंज है वो 250 से 270 की रेंज में है। अगर यहाँ आएगा तो हम फिर से इसको रेकमेंड करेंगे। तो ये डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर जो भी आपको कंसीडर करना है करें कि मेंबर्स के पास मोस्ट रिसेंट लास्ट मंथ ही रेकमेंड किया गया था। ठीक है, बाकी स्टॉक में दोबारा डिप जब आए तो हम तो खरीदेंगे, और पॉसिबली जो टारगेट है 330 ऑनवर्ड्स अप टू 400 होंगे जी। ठीक है मैम, ये लेवल्स आपने एंजल वन के ऊपर दे दिए यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग एक और दर्शक का सवाल लेते हैं यहाँ पे। एक हमारे जो PS साकिब साहब हैं, वो कह रहे हैं कार ट्रेड पर क्या करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं या फिर अभी रोकना चाहिए? कार ट्रेड जी ओके। और भी बहुत सारे दर्शकों के लगातार बैक टू बैक जो है सवाल आ रहे हैं। अच्छा, कार ट्रेड में आज एंट्री लेनी चाहिए। आप एक अटेम्प्ट करिए, अगर ये हिट हो जाए स्टॉप लॉस, दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, वो भी भाव बता दूंगे स्टॉप लॉस के साथ। अगर हुआ तो वो एक ही बार स्टॉप लॉस हिट होगा, सेकंड टाइम के चांस बहुत कम है, और दोबारा जब आपको एंट्री मिले अगर मोस्ट लाइकली, तो फिर भी आपके टारगेट वही होंगे जो अब की एंट्री से होंगे। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द। अभी आप 1770 के भाव के आसपास आप एंट्री कर सकते हैं, करंट प्राइस रेंज ही है वो। स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए आप 1580 का मेंटेन करो, मोस्ट रिसेंट स्विंग लो। अगर ये हिट हो जाए दोबारा एंट्री प्लान कर लेना तुरंत, प्राइस अलर्ट लगा के 1480 के आसपास बोला है, उस आसपास में, एंड दैट केस योर स्टॉप लॉस गोना बी 1400। तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो भी आपको दोबारा बेटर एंट्री मिल जाएगी, और वो जो आपका स्टॉप लॉस हिट का जो लॉस है वो वहीं पर मैचअप हो जाएगा, राइट। और यही प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है इसमें कि एक बार शायद हो सके। अगर वो शायद नहीं हुआ तो ऊपर के लिए जो टारगेट है, पहला टारगेट आपके लिए 2100 का है आराम से वाला 2100, एंड देन है 2350। बहुत मिनिमम टारगेट बोल रही हूँ मैं। इसके बाद जब पूरी ओवरऑल बुल मार्केट जब बन जाएगी है, ये तो बेयर मार्केट साइडवेज मार्केट के टारगेट है, जब ये ओवरऑल बुल मार्केट बन जाएगी देन योर टारगेट गोना बी लाइक 2700। तो फिलहाल अगर आप इस तरह से वेल प्लान करके अपने ट्रेड को बना ले, यू गोना मेक इट। मैम ने यहाँ पे सलाह दे दी यहाँ पे। और मैम अगर आप पानी वानी पीना चाहते हो तो प्लीज़ पी लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक्सर्शन हो गया है यहाँ पर।
थोड़ा आजकल आजकल इस मतलब हो गया है, 7-8 दिन हो गए, थोड़ा सा थकान जैसा है। डॉक्टर डॉक्टर बोलते हैं कि आप स्ट्रेस लेवल कम करो। मैं उनको ये बोल रही हूँ, मेरा मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, स्ट्रेस लेवल कहाँ से कम मार्केट में करूँ? आने का मतलब वो मैम कहानियाँ आती हैं बहुत सारी कि मैं पहले बहुत खुश था, लेकिन जब मैंने शेयर मार्केट में आना शुरू किया तो मेरा स्ट्रेस कैसे बढ़ गया, क्योंकि मुझे दुनिया की चिंता हो गई, मुझे करेंसी की Yes. चिंता हो गई, मुझे ऑयल की चिंता हो गई, तो वो सारी चिंता मैंने मिलके मेरे स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया है यहाँ पर। अब देखिए, मैंने आपको आराम से बोल दिया कि ये वॉल होगी एक्सक्लेशन, मैंने आप लोगों को एक छोट इसमें समझा दिया, बट मुझे पता है ना कि बैकएंड में मैं चीजें रात भर ट्रैक करने वाली हूँ। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल तैयारी रख के देखिए, आपके मुंह से सिंपली जैसे दर्शक सवाल कहते हैं और आप स्टॉप लॉस और तमाम टारगेट्स बताते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे के फंडामेंटल्स, टेक्नो फंडा जो होते हैं वो बहुत सारे एक साथ काम करते हैं। यहाँ पे एक दर्शक है यहाँ पे, मैम ये तो हम लोग जो आप करते हैं बस वही बताते हैं दर्शकों तक, बल्कि इसमें थैंक्स किस बात का। एक दर्शक है मैम यहाँ पर, कुणाल जी हैं, कह रहे हैं कि सर एक बार प्लीज़ अपने क्वेश्चन को और क्लैरिटी के साथ भेजेंगे तो मैं और ढंग से मैम से पूछ पाऊंगा। लेकिन नरेंद्र सिंह जी का है शक्ति पंप्स के ऊपर क्या व्यू है, और 561 पर इन्होंने बाय किया मैम। ओके, शक्ति पंप अभी मैंने परसों ही खरीदा है दोबारा, तो ये स्टॉक अब मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, सो आई कांट गिव एनी वो रिकमेंडेशन मैम ऑन मैं दिस। तो कह ही रहा था, यही बात तो मैं कह रहा था मैम। तो मैं वही ना, देखिए ऊपर गया, मैंने बताया भी था एक बार मुझसे इसकी रैली अच्छी खासी मिस, अवंती फील्ड की मिस हो गई थी, जी तो मैं दोबारा बुक किया था 15 जो भी था, छोटा मोटा जो भी था, लेकिन उसके बाद मिस हो गई, तो फिर से मुझे शक्ति ट्रेडिंग में मौका मिला है, एंड आई वुड, मैंने वो मेरे लिए रखा है। और वैसे भी इस स्टॉक को आज से नहीं, मैं 4 साल से बहुत बारीकी से ट्रैक करती हूँ। मुझे इसका नेचर काइंड ऑफ मतलब समझ, जैसे मुझे मेरी बेटी का नेचर थोड़ा बहुत समझ में आता है कि ये कब क्या करती है, तो थोड़ा बहुत क्या पूरा ही आता है वैसे, लेकिन शक्ति ट्रेडिंग का थोड़ा थोड़ा वही मैं कहने वाला था थोड़ा मैम कि थोड़ा कैसे आ सकता है, तो आपको तो पूरा आता हाँ होगा जी। हाँ, तो शक्ति ट्रेडिंग मैंने खरीद लिया, तो रिकमेंडेशन अब नहीं दे सकती, बट मेरा व्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, बुलिश है, और है अच्छा चल सकता है। ठीक है, एक अंजलि वर्मा हैं हमारे दर्शक हैं, और कह रहे हैं कि टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आज शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी हुई है मैम, इन्होंने 69 के ऊपर बाय कर रखा है। कह रहे हैं कि सजेशन प्लीज़ बताइए कि क्या करूं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूं या और इंतज़ार किया जा सकता है यहाँ पर? और इंतजार किया जा सकता है, और आप लोगों को ये स्टॉक एयू में रिकमेंड हुआ था ना 67-68 पर, पिछले हफ्ते की बात है, और विपुल जी के शो पर बात हुई थी, और उस समय कुछ मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर के कुछ कुछ बात चल रही थी। तो आज प्रॉफिट बुक मत करो पहले तो, अगर आप इन्वेस्टर हो अभी तो, मतलब देखिए इस इंडस्ट्री में ओवरऑल अब इसको ऐसे समझे कि एक डिप का समय था, वो हो गया। अब यहाँ से मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हो सकने वाला होता है प्राइस, उसको पहले ही खा के बैठ जाता है, और वो कैंडल्स में दिख जाता है। जो आगे हो सकता है पॉजिटिव, उसको भी प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत अभी अब कितने अच्छे रिजल्ट आएंगे वो बात की बात है, लेकिन आप ये देखिए कि जो टूरिज्म इज नो मोर लाइक, ऐसा नहीं बच गया है कि ये लेजर नहीं बच गया है एनीमोर। अभी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि समर वेकेशन आते आते बच्चे बोलते हैं मम्मा पापा सब कहाँ जा रहे हैं इस बार, राइट, एंड एवरीबडी इज लाइक थोड़ा सही सही, लेकिन कोशिश करें अपने अपने लेवल पर। जो फ्लाइट से नहीं जा सकता वो ट्रेन से जाएगा, जो ट्रेन से नहीं वो बस से, जो बस से नहीं वो कार से, बट पीपल आर ट्राइंग टू रोम अराउंड। और जब ये हो रहा है तो इस इंडस्ट्री में थोड़े से ना डायनामिक बदलाव है, डेमोग्राफिक बदलाव आए हैं, तो इस चीज को आप समझें और इन्वेस्टर बन के बैठे रहे। अगर आप इन्वेस्टर नहीं हो तो आपको प्रॉफिट, आपका पहला टारगेट आ चुका है, मेरे ख्याल से 78 का टारगेट था जहां तक मुझे याद है, वो तो आ गया, एंड इट इज लाइक 15%। बट क्या यहीं तक की बात है? ऐसा नहीं है, 85, 90 एंड 100 ये भी मिनिमम टारगेट्स हैं, और ये मिनिमम टारगेट आप जुलाई तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सजेशन ये है, अगर आपके पास इससे कोई दूसरा बेहतर काउंटर नहीं है जो कि आपको रिस्क समझ लीजिए, चलिए ऐसे और अच्छे से बता सकती हूँ, ये आपको यहाँ पर ट्रेलिंग लगाना होगा 69 का, आपका रिस्क है 10% का। अगर आपके पास दूसरा बेहतर काउंटर इससे कम रिस्क पर आ रहा है और आपको अपसाइड दे रहा है मोर देन 10% एटलीस्ट यहाँ से होल्ड करने पर, तो शिफ्टिंग का सवाल आता है। अगर नहीं तो आराम से होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिस्क दोनों ही काउंटर में जब इतना है तो बची हुई पोटेंशियल इसी में बची हुई है, अभी 10 से 30% की होल्ड करके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ खबरें जो है लगातार अल जज़ीरा से निकल कर आ रही हैं यहाँ पर कि ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल है
वो इस्लामाबाद पहुंच गया है यहाँ पर। तो ये एक बड़ी खबर है यहाँ पर, पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक के जो है उनके सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है यहाँ पे। लेकिन अल जज़ीरा की तरफ से यहाँ पर जो खबर है बड़ी खबर है, इस पर हम लोग अभी लास्ट में चर्चा करेंगे मैम आपसे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब अगर इस तरह की स्थितियाँ होती हैं तो फिर क्या बन सकती है। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन करना शुरू कर देगा ये आगे के लिहाज से। मैम मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जो हमारे एक प्राइम मेंबर हैं वो कह रहे हैं HDFC बैंक के ऊपर क्या सलाह नहीं, है? वो अभी भी मेरे पास में है, बेचा ओहो, नहीं है। बेचा नहीं। लेकिन चलिए मैम फंडामेंटल पे तो आप बात कर ही सकते हैं यहाँ पे, किस तरह की Yes. देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, टारगेट नहीं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ जिस तरीके से नतीजे आए मैम, पहले जो इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट को, उससे नतीजे बेहतर रहे यहाँ पर। प्रोविजनिंग जो है वो काफ़ी हद तक कम हुई मैम। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो तमाम इंडिकेटर के हिसाब से आप देखें तो वो बेहतर दिखता है यहाँ पे। स्ट्रेंथ जो है कल के मुकाबले आज ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पे शेयर के अंदर। और आगे के हिसाब से के मिस्त्री जो हैं वो लीड करते हुए दिखेंगे। लेकिन एक ज़रूर है कि लीगलिटी जो इंतज़ार कर रहा था बाजार की भाई आएगा, अतनु चक्रवर्ती ने क्यों इस्तीफा दिया, वो सब खबरों को लेकर क्लैरिटी नहीं मिली है बाजार को। लेकिन अब कितनी स्ट्रेंथ आपको दिख रही है यहाँ पे? ओके, तो बैंकिंग में पेन पॉइंट क्या होता है? दो मेजर पेन पॉइंट होते हैं। एक तो उनका प्रोविजनिंग बढ़ना, यानी प्रोविजनिंग क्यों बढ़ाते हैं कि अगर एनपीए हो गए तो नुकसान हो गया, तो ज्यादातर एनपीएस की प्रोविजनिंग होती है ज्यादातर केसेस में, बाकी सब चीजों का कम। तो ये प्रोविजनिंग इस चीज को दर्शाती है कि उनके पास जो लोन है वो काइंड ऑफ सेफ है, यानी डिफॉल्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी एंड परसेंटेज रिड्यूस हुई है। और यही है जब बैंक सेक्टर थोड़ा प्रोविजनिंग कम करने लगे। लेकिन हमेशा ये नहीं होता, हमेशा एक चीज और है जो हमको इस समय समझने की जरूरत है। क्या इस प्रोविजनिंग के पीछे का रीजन ये तो नहीं कि बैंक्स में डिपॉजिट्स कम आ रहे हैं, राइट? ये भी अंदर खाने ये चीज हमको चेक करना पड़ेगा कि इनका जो कासा है, जो मतलब करंट एंड सेव, जो पुराने जो डिपॉजिट्स हैं उसके बेस में कितना डिफरेंस आया है। तो काइंड ऑफ ये चीज सबको पता है कि डिपॉजिट्स में जो है कंसर्न है, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू HDFC बैंक ओनली, इट इज अराउंड ऑल द बैंकिंग सेक्टर। तो जब ये सिचुएशन है, हम इस चीज को फिर ये मान सकते हैं कि जब डूबेगी, जब लुटिया डूबेगी, तो कुछ तो एक कहावत है ना, जब नाव डूबेगी तो सभी सवार, मल्लाह क्या और सवार क्या, सभी जाएंगे। तो वैसी सिचुएशन है। तो फिलहाल के लिए आप इस हम तो डूबेंगे सनम, सबको लेके, तुमको भी लेके डूबेंगे। तो जब ये होगा तो उस कंडीशन में हम वेल सेट, तो जब ये होगा तो इस कंडीशन में हम ये कुछ नया नहीं देख रहे हैं। मतलब जब ये होगा तो पूरे बैंकिंग सेक्टर का क्राइसिस है, क्योंकि पैसा हम लोग जो देख रहे हैं शिफ्ट आया है म्यूचुअल, मतलब मार्केट में पैसा आ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं नट शेल में अगर बोलना है तो। पीपल आर प्रेफरिंग द फिक्स्ड रिटर्न के अलावा दूसरे ऑप्शंस का एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड ये नया इन्वेस्टर है, इसको आप मान ले तो अच्छी बात है, और जितना जल्दी समझ ले अच्छी ही बात है। जितना ये नया इन्वेस्टर है, दे आर रेडी टू टेक रिस्क, बिकॉज पुरानी अर्निंग और इस अर्निंग में बहुत सारी चीजें हैं हर चीज डिस्कस करने के लिए। बट शॉर्ट में इतना ही कि ये जो प्रोविजनिंग घटाई गई है, तो इस चीज से इशारा मिलता है कि पहला डिपॉजिट्स कम हो सकते हैं जो सबके साथ है, और वो है, इट इज देयर। लेकिन साथ में एनपीएस कम होने वाले हैं। और जो इसको आप एक और चीज से ऐसे भी समझे कि जो गवर्नमेंट ने जो क्रेडिट गारंटी बढ़ाई है, जो उसके लिए जो बजट बढ़ाया है, वो एक रिमार्केबल जॉब किया है, जो कि बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट कर जाएगा। हैविंग सेड ऑल दिस, आपको इसमें मजबूती आते हुए दिख सकती है। कभी घट के अगर 800 आ गया तो खरीद ऐड कर सकते हैं, बाकी बेच के जाने जैसा स्टॉक मुझे नहीं लगता कि बेच के छुट्टी मनाओ ना, मुझे लगता है कि ठीक ठाक है। हाँ, मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मुझे से मूवमेंट कम लगती है, तो मैंने इसको नीचे खरीदा और बाद में मैं बेच दूंगी इसको कभी ना कभी, मतलब अगले महीने वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि मुझे थोड़े हाई मोमेंटम चीजें चाहिए रहती है, तो फिलहाल के लिए HDFC बैंक एज एन इन्वेस्टर, अगर आपको वापस से 750 मिले और ऐड कर लेना, अभी 812 पर है, खरीद के जा सकते हो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट से बैंकिंग सेक्टर में जब डूबेंगे तो सब डूबेंगे, लेकिन जब चलेंगे तो ये सेफ है, अब भी सेफ है, चाहे कितने भी स्कैम क्यों ना रहे। और यही है मार्केट की रियलिटी, बाकी पॉजिटिव है। ठीक है, बाकी पॉजिटिव है। यहाँ पे मैम की तरफ से यहाँ पे क्लैरिटी आ गई। एक दर्शक है हमारे जो है पूजा राठी जी, चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं। पूजा जी कैसी हैं आप? हाँ जी, हेलो सर। हेलो मैम। आई एम फाइन सर, हाउ अबाउट यू? एब्सोल्युटली फाइन मैम, बाय द गॉड ग्रेस, बहुत बढ़िया। मैम बताइए प्लीज, आपका सवाल क्या है? सर एक्चुअली मेरे पास सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर है एट द रेट ऑफ 4362। अच्छा, सनोफी हेल्थ केयर मैम, ओके।
healthcare 4362, and I want to know about short-term target. शॉर्ट टर्म हम कितना, Short अगर term थोड़ा सा maybe- सजेस्ट कर पाए तो टाइम? 1 month, 2 months maximum. ठीक है मैम, ठीक है। अब माला मैम, क्या आपकी सलाह रहेगी? करीब 4,662 के भाव पे है यहाँ पर खरीदारी। 5,400 टारगेट है 1 से 2 महीने के। स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए, इससे कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए आपको। एक बार मैम दोबारा 4450 रिपीट कर देंगे, माफी चाहता हूँ क्योंकि आपका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा शायद हम लोगों को मिला नहीं था जी। 5,400 टारगेट्स हैं 1 से 2 महीने के, और जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो 4450 का रखना चाहिए। फ्रेश खरीदारी इन टारगेट्स के लिए अगर किसी को करनी है विद द सेम स्टॉप लॉस तो वो 4,600 के आसपास होनी चाहिए। एंड आई सजेस्ट कि आप थोड़ा होल्ड करके चलो, एंट्री भी अच्छी है, सेक्टर भी ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत रिबाउंड कर जाएगा, सो यू शुड वेट। थोड़ा कभी कभी होता है कि प्रॉफिट आए हुए प्रॉफिट में से 10 रुपए आ रहे थे, मैंने 5 रुपए, अगर मैं ये ना करती तो शायद मुझे 5 रुपए 10 रुपए पूरे मिल जाते, आज 5 ही मिल रहे हैं। सम ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन उस 5 रुपीज के रिस्क पर आपको 20 आपके 10 के 25, 35, 40 हो जाते हैं। तो वही प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ पर लग रही है, लेने लायक रिस्क है, तो इसलिए फिलहाल आप होल्ड करो। ठीक है, दो हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने हमें धनराशि भेजी है, उनके सवाल हम लोग ले लेते हैं। एक तो है यहाँ पे कुसुम महेश्वरी जी, कह रहे हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी में इन्होंने 1200 की कॉल ली है 40 के भाव पर। कह रहे हैं मैम क्या किया जा सकता है? मैंने अडानी ग्रीन तो आपको ये ऑप्शन तो बोला ही नहीं है। अडानी ग्रीन आपको 980 पे कैश मार्केट में काम करने के लिए बोला है, और उसमें से भी आपने 1200 की कॉल ली है, वो भी 20 तारीख के बाद। तो ऐसे एक काम क्यों करना है आपको? या तो आपके पास बहुत सारा पैसा है या फिर बहुत अच्छा रिस्क एपेटाइट। एनीवेज, दोनों में से जो भी है, अडानी पहले अडानी ग्रीन स्टॉक डिस्क्लोजर बातों बातों मैंने बता भी दिया है कि आपको ये 2 भाव पे रेकमेंड हुआ था, 850 एंड 905, ये 2 प्राइस पर। एंड उसके बाद जो टारगेट्स हैं, आई मीन रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री, पिछले 2 हफ्ते में इसने उम्दा परफॉर्म किया है, तो इट इज अबव आवर फर्स्ट टारगेट। बट आपने अब जो कॉल ली है वो 1200 की है, और 21 अप्रैल आज है, तो भाई मेरे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसलिए 1000 रुपए का नहीं, थोड़ा सा स्टॉप लॉस छोटा ही रख लीजिए। 1070 का स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये स्टॉप लॉस नहीं रखते तो आप मान के चले कि 900, मतलब इसमें फिर और थोड़ा दबाव आ सकता है, बट वीकनेस नहीं है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और हम उसको दोबारा खरीदेंगे, मैं वो भी बोल रही हूँ आपको। इट्स नॉट इन माई पोर्टफोलियो। वेल, आपकी जो कॉल है अचीवेबल है, ठीक ठाक कॉल है, बशर्ते ये मूवमेंट 4 दिन के अंदर हो, राइट? सो यू गॉट टू ऑब्जर्व कि मतलब 25 अप्रैल से पहले पहले ये 1220 के ऊपर सस्टेन हो जाए, तो आप अपनी कॉल मंथली एक्सपायरी तक होल्ड करना। इफ दैट गेट्स फेल, अगर ये फेल हो जाए ये वाली कंडीशन, तो फिर जो मिले और जहां मिले वो निकल जाइएगा फिर। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो है मैम ने यहाँ पे जवाब दे दिया कुसुम महेश्वरी जी का। एक नवा न्यू के नाम से उन्होंने एक आईडी बनाई है मैम, बेसिकली ये प्रेम के नाम से शायद नहीं, अच्छा इनका जो स्टॉक है प्रिज्म जॉनसन के नाम से है यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैम इन्होंने जो है भेजा है प्रिज्म जॉनसन, 137 के भाव पर है, 40 शेयर्स। क्या करना चाहिए? प्रिज्म जॉनसन, एक सेकेंड जी, आई नीड टू चेक दिया या नहीं दिया। ओके, मंडे 135, 139 पर मंडे, दैट मीन्स कल मेंबर्स को रेकमेंड किया है, और 125 का है स्टॉप लॉस जो कि हिट नहीं हुआ है, और 150, 65, 80, 180 आई मीन, 200 है टारगेट। सो ये ट्रेड ऑलरेडी हमारे मेंबर्स के पास में है। हैविंग सेड दैट, टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपको बता दिया है, आप चाहें तो उनको कंटिन्यू कर सकते हैं, और भी चल रहा है 133 पर। ठीक है। इसके अलावा भी मैम 2 और सवाल हैं यहाँ पे, और जो दर्शक हैं एक तो है हमारे यहाँ पर उन्होंने भेजे, एक और हम लोग फटाफट से वो भी लेते हैं। एक है यहाँ पे अंशु जी, कह रहे हैं कि मैम हिंदुस्तान कंपोजिट 540 पे लिया है, मेरे लेवल कब तक आ सकते हैं, आएंगे भी या फिर नहीं आएंगे, या एग्जिट कर लूँ मैं यहाँ पर? हिंदुस्तान कंपोजिट तब डिस्कस हुआ था, वो जो आप वीकली शो रहता है ना, छोटे शहर ऊंची छलांग जी, मैंने उससे भी पहले यस आपने वही वाला शो किया था, तो टोटल मेरे ख्याल से मेरी साइड से 6 स्टॉक से जो मैंने रेकमेंड किए थे उसमें से एक ये था। एंड उसके बाद
बढ़िया परफॉर्मेंस इसने दी है इस स्टॉक ने, तो उदास नहीं किया है मीन टू से। और जो रिकमेंडेशन थी हर्षी, वो थी 410 के आसपास के भाव पर, गैप अप हो गया था। तो उसके बाद 455 पर भी मैं लाइव थी अपने चैनल पर, तो मैंने बोल देते कि खरीद लीजिए। एंड फ्रॉम देयर इट गॉट अ टारगेट ऑफ 415 से 455 पर बाइंग किया और 550 का टारगेट। ये इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये पिछले हफ्ते की ही बात है, मेरे ख्याल से थर्सडे या फ्राइडे की। अब रही बात कि आपका भाव आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक पे हाथ रखा है आपने। क्यों, ये बात आपको समझनी, आपका भाव आ जाएगा, पहले शांति इस बात की लाइए, आप आना चाहिए। अब आपने वोलेटाइल स्टॉक पर हाथ रखा है जिसका नेचर है कि वो 30% 3-4 दिन में कर सकता है। तो वैसे स्टॉक में आप डाउन साइड में वैसे ही एक्सपेक्ट करें कि एक दिन में 10% 12% टूट भी सकता है। ये मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन किया। आज 482 पर है और यहाँ से पॉसिबिलिटीज हैं कि 460 काइंड ऑफ एक बार आए, बट इट गोना बी कंसिडर्ड एज एक्यूमुलेशन जोन अगेन। और वहां पर अगर आप इसको होल्ड करके चल लें तो आप अगले 1 से 4 महीने के अंदर 550-600 के टारगेट फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें एक्सपोजर ज्यादा मत बढ़ाना, बहुत वोलेटाइल स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पर जो है मैम ने क्लैरिटी दी। प्रिया जी हैं मुंबई से जुड़ गई हैं। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, क्या सवाल? सर आप सबको बहुत थैंक यू, आपका शो बहुत अच्छा लगता है। जी मैम, ये सब पूरी टीम के एफर्ट्स है और अम्बाला मैम के भी यहाँ पर जो है साफ तौर पे लगातार लगी रहती हैं। अम्बाला मैम कोशिशें जारी रहती हैं उनकी तरफ से। प्लीज़ बताइए मैम, क्या सवाल है? सर मुझे फ्रेश एंट्री के बारे में पूछना था। HFCL और अपोलो माइक्रो सिस्टम में किस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं? ठीक है मैम, फ्रेश एंट्री की जा सकती है यहाँ पर। HFCL 95 पर है एंड अपोलो माइक्रो। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब देने की आप कोशिश जरूर करना। पैसा बनाने से मतलब है ना कि उसी स्टॉक में बनाने से मतलब है। वैसा तो रिश्ता है नहीं स्टॉक से कि वही बना के दे। तो हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी रखो आपके पास पे कि अगर कहीं दूसरे भी स्टॉक में मौका है तो आप वहां पर एंट्री बना सकते हैं। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है। अपोलो माइक्रो और ये अभी दोनों ही मोस्ट रिसेंट मंथ में अच्छे चले हैं और ऑलरेडी दोनों ही स्टॉक हमारी रिकमेंडेशन में रहे हैं। मतलब अब मैं पुरानी बातों पे नहीं जा रही, लेकिन ये रहे हैं। अब इन स्टॉक्स में टेक्निकल फंडामेंटल कोई चीज नहीं हुआ, टेक्निकली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो यू गॉट टू प्लान इन अ वे कि या तो आप दोनों स्टॉक में जो भी आपने डिसाइड किया था 100 रुपए किया था फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज ईच, तो HFCL 95 पर है। आप यहाँ पर अपने जो भी आपने रखा है 100 रुपीज ईच, तो आप 70% तक ईच स्टॉक में आप अपना लगा सकते हो। बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना, मैं जनरल अंडरस्टैंडिंग बता रही हूँ आपको क्या करना चाहिए जब एक स्टॉक रन अप कर चुका हो बट देयर इज स्टिल पोटेंशियल, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो 70% आप लगा के रखिए। अगर आपके बाइंग प्राइस से मैम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल है मैम। हिमाद्री है क्या? HFCL नहीं है? जी मैम, हिमाद्री है मैम। एक सेकेंड, HFCL ठीक है, ये रिकमेंड नहीं किया था मैंने जी। ठीक है, तो ये करंट प्राइस 509.10 चल रहा है, बाय किया जा सकता है। और HSCL करंट प्राइस पर इसमें एंट्री ले सकते हैं। अपोलो माइक्रो में 70% आज आप बाय कर लो, लेकिन अगर बाय चांस आपको 270 मिले तो वहां पर पोजीशन कंप्लीट कर लेना, और एल्स आपको 305 के ऊपर ब्रेकआउट मिले तो पोजीशन कंप्लीट कर लेना। अब दोनों स्टॉक्स में पहले HSCL का स्टॉक टारगेट क्या है? फ्रॉम हियर आपका जो टारगेट होगा 540 और 600 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बाय दिस इज व्हाट अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 2 क्वार्टर्स का समय आपको देना पड़ सकता है इसके लिए। और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट फ्रेश मोमेंटम के हिसाब से 470 का। नाउ आपको जो दूसरा स्टॉक है अपोलो माइक्रो, मैं कंसीडर कर रही हूँ कि या तो आपको एवरेज करने का मौका मिलेगा या फिर प्रॉफिट पिरामिडिंग करने का मौका मिलेगा व्हेन यू आर बाइंग टुडे। तो उस केस में जो आपका स्टॉप लॉस है 240 का ही रहेगा। हाउएवर योर टारगेट गोना बी 340 एंड 400। एक बार इसने 340 निकाल दिया, द नेक्स्ट जंप इज एट 400। तो दोनों स्टॉक में स्ट्रेटेजिकली बाई की जा सकती है।